पाकिस्तान की सरजमीन को मायावती और मर्चेंटानी जैसे लोगों के वजूद से हमेशा के लिए पाक करना बेहद जरूरी और कौमी तकाज़ों के ऐन मुताबिक था। मायावती को मैं उस वक्त बड़ी आसानी से हलाक कर सकता था, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो रहा था। एक औरत पर हाथ उठाते मैं कुछ झिझक महसूस कर रहा था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुदा जाने क्या बात थी कि मैं उसे खुद हलाक करने पर अपने आप को आमादा नहीं कर सका था। मैंने यही फैसला कर लिया कि पुलिस को इत्तला करके उसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। इससे पूछगिछ के दौरान हो सकता है पुलिस को कुछ मजीद मालूमात हासिल हो जाएं और पुलिस की हिरासत से इस लड़की का फरार होना तकरीबन नामुमकिन था। इसमें एक बात का खतरा जरूर था कि मायावती के साथ पुलिस के तशद्दुद की कार्रवाई के पहले मरहले में ही वो पुलिस को भगत राम और मेला राम के अलावा मेरा पूरा हुलिया भी बता देती। बाकी दोनों भारतीय तकरीबकारों को तो पुलिस तलाश नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके जिस्मों के टुकड़े उड़ चुके थे। लेकिन पुलिस को मेरा हुलिया जरूर मालूम था और पहले लाहौर की पुलिस मेरे पीछे थी और अब कराची सिंध की पुलिस भी मेरे पीछे पड़ जाती। इसका मैंने एक ही हल सोचा था कि पहले पाकिस्तान दुश्मन मर्चेंटानी का किस्सा पाक किया जाए, उसके बाद मायावती को गिरफ्तार करवा दिया जाए, ताकि अगर वो पुलिस को मेरा हुलिया भी बता दे तो जब तक कराची की पुलिस मुझे तलाश करने निकलती, मैं वहाँ से बहुत दूर श्रीनगर की पहाड़ियों में पहुंच चुका होता। वो रात मैंने खाना खाने के बाद मायावती के कमरे में नहीं बल्कि उसी होटल के एक कमरे में बसर की और सुबह मर्चेंटानी से दो हाथ करने साहिल समंदर की उस बस्ती की तरफ निकल पड़ा जहाँ पाकिस्तान दुश्मन भारतीय दहशतगर्द मर्चेंटानी रहता था। मायावती से मैंने उसका पूरा पता मालूम कर लिया था, लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैंने मायावती से मालूम करना भूल गया था वो उस रोज का पासवर्ड था। मायावती ने एक खुफिया कॉपी में से मुझे उस रोज का पासवर्ड पढ़कर बताया था। वहाँ पूरे 15 दिनों के अलग अलग पासवर्ड लिखे थे जो इन तकरीबकारों के बाहमी मशवरे से तय हुए थे। मैंने मायावती से कहा मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा और मर्चेंटानी के काम का पूरा जायजा लेकर आऊंगा, ताकि उसके बारे में तुम्हारी खुफिया रिपोर्टों की रोशनी में अमृतसर सेंटर और दिल्ली की हुकूमत को ब्रीफ कर सकूं। मायावती की वाकई मर्चेंटानी से कोई जाती दुश्मनी मालूम होती थी। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे मैं उसके दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ। होटल से निकलते ही मैंने एक बस पकड़ी जिसने पौन घंटे की मुसाफत के बाद कराची शहर से दूर साहिल समंदर के एक बस स्टॉप पर पहुंचा दिया। मायावती ने उस बस स्टॉप की जो निशानियां बताई थी वो यहाँ मौजूद थी। एक तरफ समंदर की खाड़ी थी और दूसरी तरफ मछुआरों की झोंपड़ियां दूर तक चली गई थी। आगे जाकर एक बस्ती के मकान भी नजर आ रहे थे। समंदर में माहीगीरों की कश्तियां तैरती फिर रही थी। माहीगीरों की बस्ती में एक छोटी सी मछली मार्केट थी। सुबह के वक्त यहाँ काफी रौनक थी। मछलियों के ढेर और बड़े बड़े टोकरों की नीलामी बोली जा रही थी। बहुत शोर मचा हुआ था। मैंने एक आदमी से मर्चेंटानी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मर्चेंटानी के आदमी मार्केट में मौजूद हैं। वो खुद उस वक्त घर पर ही होगा। उसके मकान वहाँ से थोड़े फासले पर खाड़ी से जरा हटकर नारियल के दरख्तों के दरमियान बना हुआ था। ऊंची चार दीवारी थी, लोहे का गेट था। चार दीवारी के अंदर एक मंजिला मकान था जिसके लोहे की गैलरी पर एक सिंधी अजरक सुखाने के लिए डाल रखी थी। गेट की एक जानिब 3 गधा गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ियां खाली थी। गाड़ियों के पास ही दरख्त के नीचे 2 आदमी चाय की चैनक दरमियान में रखे गिलासों में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। लिबास और शक्ल सूरत से वो मजदूर या मछुआरे लगते थे। मैं उनके करीब गया तो वो बातें करते रुक गए और मुझे देखने लगे। मैंने उनसे मर्चेंटानी के बारे में पूछा तो एक ने लोहे वाले गेट की तरफ इशारा किया और कहा ये सेठ का घर है। मैंने पूछा सेठ मर्चेंटानी घर पर है या कहीं गया हुआ है। दूसरे आदमी ने कहा बाबा घंटी बजाकर मालूम कर लो, सेठ इस वक्त घर पर ही होता है। मैंने गेट के पास खड़े होकर घंटी वाला बटन दबा दिया। 3-4 बटन दबाने से अंदर किसी की आवाज सुनाई दी, अरे देख कौन है बाहर। लोहे का गेट बड़ा था, इसमें एक छोटा दरवाजा भी था। छोटा दरवाजा खुला तो एक नौकरानी ने मुझसे पूछा क्या बात है जी, किससे मिलोगे। मैंने सेठ मर्चेंटानी का नाम लिया तो वो दरवाजा बंद करते हुए ये कहकर चली गई